हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्टली हम इंथैल्पी एंड एनर्जी का डिफरेंस क्लियर करते हैं। तो इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास किसी सब्सटेंस का 1 मोल है। अब 1 मोल पे जो एनर्जी लगाएंगे या फिर 1 मोल क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगा। 1 मोल पे जो भी एनर्जी लग रही है और जो भी एनर्जी जो रिलीज़ करेगा उसी एनर्जी को इंथैल्पी बोलते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा लर्न कर लो कि 1 मोल की एनर्जी को क्या बोलेंगे, उसी एनर्जी को इंथैल्पी बोलते हैं। तो एंथैल्पी भी क्या है, बेसिकली एक एनर्जी है। किसकी एनर्जी? 1 मोल की। दोबारा से फिर क्लियर कर लूँ कि 1 मोल पे जो भी एनर्जी लगाएंगे उस एनर्जी को क्या बोल देंगे, एंथैल्पी। या फिर बहुत सारी रिएक्शंस में एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, वहाँ रिलीज़ होती है। अगर 1 मोल कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है उसी एनर्जी को क्या बोल देंगे, एंथैल्पी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 मोल की एनर्जी को क्या बोल देंगे, एंथैल्पी। तो चलो अब मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंपल सा डेफिनेशन है। सबसे पहले लिख देंगे इट इज़ डिफाइंड एज द। इट इज़ डिफाइंड एज द आप खुद लिख लेना, मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द energy required to remove an electron from। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है जिसकी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहाँ से चेक करते हैं, फ्रॉम वैलेंस शेल। अब किसके वैलेंस शेल से रिमूव करना है, फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड का मतलब अकेला होना चाहिए। कौन? एटम। आइसोलेटेड ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो दोबारा से रीड करते हैं इस डेफिनेशन को। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए किसके लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहाँ से? फ्रॉम वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल से रिमूव करना है। वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अकेला हो, कौन हो, गैसियस एटम। तो एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, ये क्या है, सभी के सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग आपको पता है कि जो वेरी स्मॉल हो, ये इतने स्मॉल हैं। अगर हम सिंगल एटम की बात करें, सिंगल एटम को नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते। सिमिलरली मॉलिक्यूल एंड आयन, ये भी क्या, नेक्ड आई को विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड का मतलब हो गया अकेला, मतलब सिंगल और वन। अगर हम किसी एक एटम की बात करेंगे, चाहे वो किसी का भी एटम हो, किसी मेटल का हो, नॉन मेटल का हो, किसी का भी हो, अगर आइसोलेटेड मतलब एक एटम की बात करेंगे तो एक एटम क्या है, स्मॉल। अगर स्मॉल है तो वो हमें हमेशा गैसेस फेस में ही मिलेगा, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होता है, नेक्ड आई को भी विजिबल नहीं। अगर विजिबल नहीं तो उसका फेस कौन सा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से गैस फेस होगा। तो इसीलिए
आयनाइजेशन इंथैल्पी में ये वर्ड स्पेशली मेंशन है, गैसियस एटम। इस गैसियस एटम वर्ड को ऐसे मत समझ लेना कि ये गैसेस के पे ही एप्लीकेबल होगा, ये सभी पे एप्लीकेबल होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सभी के लिए। बट डेफिनेशन क्या स्पेसिफाई कर रही है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला, अकेले का मीनिंग हो गया वन। अगर एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम स्मॉल होने के कारण हमेशा गैस फेस में ही होगा, तो इसी के कारण यहाँ पे गैस फेस लिखा है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलो इस डेफिनेशन को डायग्राम की हेल्प से थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो हमारे पास सपोज कर लेते हैं लिथियम का एटम है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। तो टोटल 2 शेल हैं। फर्स्ट शेल में चेक कर लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट लिख दिए मैंने। सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी यूज़ करना है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोलते हैं लास्ट शेल को, वैलेंस शेल से रिमूव करना है। अब यहाँ पे मैंने एक एटम ही ड्रॉ किया है, चाहे वो लिथियम का हो या सोडियम का, चाहे नाइट्रोजन का। अगर एक एटम है तो वो गैसिस एटम ही होगा, गैसिस फेस में ही होगा। तो अब क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज़ करेंगे उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? शॉर्ट में लिख दिया IE, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोल लो या आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। आयनाइजेशन इंथैल्पी के यूनिट क्या है? इसके यूनिट हैं जाउल पर मोल। जाउल पर मोल, जाउल को आप किलो में भी लिख सकते हो। किलो जाउल पर मोल क्या है? आयनाइजेशन इंथैल्पी के यूनिट है। एक यूनिट और है इसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अनदर यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए एनर्जी के यूनिट, पर एटम। पर एटम मतलब 1 एटम पे कितनी एनर्जी लग रही है। सपोज कर लो एनर्जी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कि एक पर एटम का मीनिंग हो गया एक एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। इजेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस यूनिट की बात करें किलो या पर मोल की, इसके लिए चलो सपोज कर लेते हैं कोई भी एग्जांपल। तो बोल दिया हमने 50 किलो जाउल पर मोल। तो पर मोल का मीनिंग क्या है? कि एक मोल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 50 किलो जाउल। तो 50 किलो जाउल एनर्जी हो गया पर मोल, मतलब एक मोल का। चलो यहाँ से यूनिट तो हमने लर्न कर लिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, जो फैक्टर बताएंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। तो फैक्टर को स्टडी करने से पहले एक बार इसकी डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लो। अगर डेफिनेशन क्लियर होगा तो फैक्टर भी आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इसके 5 फैक्टर हैं, सभी फैक्टर को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन इंथैल्पी। वो फैक्टर जो आयनाइजेशन इंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हो गया एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज को डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 साइज ड्रॉ कर लेंगे एटम के। चलो मैं सभी शेल नहीं शो करूँगा, बस ओवरऑल लास्ट शेल शो कर दूँगा। जो इनर साइड में शेल होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको नहीं शो कर रहा, बस
ओवरऑल बस इसको लास्ट शेल वैलेंस शेल सपोज कर लेना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा एटम ड्रॉ करते हैं जिसका साइज होगा मोर। जो इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड शेल होंगे वो ड्रॉ नहीं किया, बस लास्ट शेल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि साइज तो हमें लास्ट शेल ही बताता है। तो चलो इस एटॉमिक साइज का देखते हैं क्या फैक्टर है। तो फर्स्टली चेक करो, जब एटॉमिक साइज स्मॉल तो लिख देते हैं, जब साइज होगा स्मॉल, स्मॉल को लिख देते हैं डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज होने से क्या होगा, अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन मोर। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, मोर होगा। जब जे इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या यूज़ होगा, हाई। तो सिंपली लिख देंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, मोर लगेगा। क्यों? क्योंकि साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्शन मोर। अगर अट्रैक्शन मोर तो उसे बाहर निकालना इजी नहीं है, अगर इजी नहीं है तो आयनाइजेशन क्या होगा, हाई। चलो अब चेक करते हैं लार्ज साइज। अगर साइज मोर तो लिख देते हैं, अगर साइज इंक्रीज होगा, अगर साइज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। अगर दूर चला गया तो अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अगर इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो गया तो इसको रिमूव करना इजी है। अगर रिमूव करना इजी है तो आयनाइजेशन क्या, यहाँ पे कम एनर्जी यूज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका लेस। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा डिक्रीज। सिंपली बोल सकते हैं अगर साइज मोर आयनाइजेशन लेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइज क्या है, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के, या रिवर्स बोल लो, आयनाइजेशन और साइज में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। चलो इस रिलेशन को लिख लेते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर चलो सिंपली यहाँ स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज का। चलो अब सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज कर लो ये लास्ट शेल है। सपोज करो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था न्यूक्लियर चार्ज का। तो न्यूक्लियर चार्ज तो सिंपल बोल देंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो इसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। तो चलो ये फैक्टर तो हमारा सिंपल सा फैक्टर था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। तो अब नेक्स्ट फैक्टर है आयनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या स्टडी करना है, हमने सेकंड चैप्टर में स्टडी कर लिया कि जो हाफ फिल्ड
हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दोनों की दोनों कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी का क्या कारण था? वहाँ पे स्टडी किया था। दो रीज़न है, एक एक्सचेंज एंथैल्पी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का एक्सचेंज एंथैल्पी मोर होता है। अगर एक्सचेंज एंथैल्पी मोर तो स्टेबिलिटी भी मोर। सिमिलरली सेकंड रीज़न था सिमिट्री। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की क्या सिमिट्री मोर होती है। अगर सिमिट्री मोर है, सिमिट्री ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है इसका। तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड क्या है? स्टेबल। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी मोर यूज़ होगा, क्योंकि वो स्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करना नहीं चाहता। अगर नहीं लूज़ करना चाहता तो उसकी स्टेबिलिटी को लूज़ करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेंगे। चलो कोई एग्जाम्पल चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस चेक करते हैं। नियोन को एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अब चेक कर लो P क्या है? फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6। तो अब फुली फील्ड क्या होते हैं? स्टेबल। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, या स्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी लूज़ करना नहीं चाहता, तो इसकी स्टेबिलिटी को लूज़ करवाने के लिए हमें मोर एनर्जी लगानी पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड मोर स्टेबल होने के कारण जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट को कैसे लर्न करना? इसका सिंपल छोटा सा डेफिनेशन आपको लर्न करना है कि वो क्या है कि पेनिट्रेशन का मीनिंग है अपने इलेक्ट्रॉन को बचा के रखना। तो अब हम चेक करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा हद तक बचा सकता है, सेफ रख सकता है। तो सबसे ज़्यादा पावर है S की। S अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा सेफ रख सकता है, ज़्यादा बचा के रख सकता है। इससे कम पावर है P की, P से कम D की, D से कम F की। तो S क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा हद तक बचा के रख सकता है। क्यों? ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज। इसका साइज स्मॉल होने के कारण ये क्या होगा? हमारा S सबशेल साइज एंड शेप के कारण, साइज स्मॉल होने के कारण, साइज एंड शेप के कारण न्यूक्लियस के क्लोज होगा। अगर न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर अट्रैक्ट करके रखेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। अगर डिफ़िकल्ट है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? मोर लगेगा अगर S से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो सिंपल सा इस पेनिट्रेशन इफेक्ट को लर्न कर लो कि S का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग, P का थोड़ा वीक, D और F का पुअर होता है, कम अपने इलेक्ट्रॉन को सेफ रख पाते हैं ये। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट को लर्न कर लिया। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो इसकी कि पेनिट्रेशन का इफेक्ट, पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को बचाना। कौन सबसे ज़्यादा बचा सकता है? S। अब नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं।
और शील्डिंग इफेक्ट। तो बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर सेम है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। मीनिंग को मिक्स मत कर देना, ऑर्डर सेम होगा बट मीनिंग दोनों का अलग अलग है। तो पहले तो पेनिट्रेशन को याद करो कि अपने इलेक्ट्रॉन को बचा के रखना। कौन ज़्यादा बचा के रख सकता है? एस। सबसे कम कौन सेफ रख पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को? एफ। तो एफ का पेनिट्रेशन इफेक्ट पुअर है। तो अब मूव करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे बोलेंगे? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे सपोज कर लो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड, ये थर्ड। बस थर्ड शेल को हमने क्या सपोज कर लिया कि ये वैलेंस शेल है। तो लास्ट शेल ये हमारा सेकंड लास्ट शेल। तो हमें सभी को पता है कि शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया आपने। ज़्यादा शो करने हैं, ज़्यादा भी शो कर सकते हो, क्योंकि हमने तो अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन को क्लियर करना है। बस लिख देते हैं, फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 8, चलो इसमें 2 लगा देते हैं। लास्ट शेल में 2 मेंशन कर लिया हमने। चलो अब चेक करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। तो अब इसके लिए सिंपल सा फिनोमिना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल। रिपेल के कारण उसमें क्या है? रिपल्शन। सिंपल सा है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और इनसाइड जो अंदर शेल है उनमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन। तो इस रिपल्शन से ही इसकी डेफिनेशन को ईजिली स्टडी कर लेंगे। तो उसमें क्या बोलना है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जब इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इसी रिपल्शन को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दोबारा से फिर क्लियर कर रहा हूँ, इनर शेल जब इनर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन जब आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, उसी रिपल्शन को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब चलो और बात करते हैं। जब इनर इलेक्ट्रॉन आउटर को रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे ये क्या? दूर जाएंगे। अगर दूर चले गए तो साइज क्या होगा? तो साइज हो जाएगा इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो गया तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जो लास्ट शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। चलो साइज फैक्टर को तो बाद में स्टडी करेंगे। अब हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर हो गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कि आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। कौन रिपेल करेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन। इस फैक्टर को क्या बोल देंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देंगे या शील्डिंग इफेक्ट बोल देंगे। तो अब ऑर्डर लर्न करना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे मोर किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है एस का। सपोज कर लो अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एस सब शेल में हुए, वो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस आउटर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेंगे, ज़्यादा दूर भेज देंगे इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर, उससे कम पी का, टी से कम डी और डी से कम एफ। डी एंड एफ का मेनली पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ गए इनर शेल में, तो डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल करते हैं। क्या बोलो कि इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते, तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ? पुअर। जब ये इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस क्या कर लेगा?
अट्रैक्ट कर लेगा। अगर अट्रैक्ट कर लेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस फैक्टर को हम इस कंसेप्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो इसको अच्छे से लर्न कर लो कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर को रिपेल नहीं कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रिपेल कर पा रहे ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को तो पता है अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो साइज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, जिसे किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे देंगे। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। हमने 1 बाय 1 सभी फैक्टर तो लर्न कर ले, अब क्वेश्चन चेक करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो क्वेश्चन के आंसर्स के लिए जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर को अच्छे से लर्न कर लो। अगर फैक्टर अच्छे से आपको समझ आ गए तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। चलो फर्स्टली हम किसी पीरियड की एग्जांपल लेते हैं, अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड, पीरियड में चेक करते हैं कैसे कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो लिख लेते हैं इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो हमने क्या स्टडी किया था, अलोंग अ पीरियड। जब भी किसी पीरियड में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। अगर साइज़ डिक्रीज़ होगा तो हमने फैक्टर में आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर में क्या स्टडी किया कि अगर साइज़ हो गया डिक्रीज़ तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, तो इसे रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज़। क्योंकि फर्स्ट फैक्टर में स्टडी कर लिया कि अगर साइज़ हो गया स्मॉल साइज़ के कारण इलेक्ट्रॉन क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, तो यहाँ पे अट्रैक्शन मोर होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़। तो ये क्या हो गया, हमारा एक जनरल ट्रेंड हो गया जो हमने साइज़ में स्टडी किया था। साइज़ में जनरल ट्रेंड क्या था कि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हुआ, एक जनरल ट्रेंड, जब भी किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़। क्यों, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। अब इस जनरल ट्रेंड में कुछ एक्सेप्शंस को चेक करेंगे। वो एक्सेप्शंस क्यों होंगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अकेला साइज़ का फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा, बाकी फैक्टर भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी फैक्टर के कारण यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आएंगी। बट एक बार इस जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, नियॉन का होगा, उससे कम फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शंस तो यहाँ पे होगा बेरिलियम एंड बोरॉन में। तो चेक करते हैं क्या एक्सेप्शन है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग किसका आयनाइजेशन हाई होगा, बोरॉन का। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जब मूव करेंगे इसका साइज स्मॉल होगा, स्मॉल साइज के कारण आयनाइजेशन मोर होना चाहिए। बट चेक करते हैं आंसर क्या है। अब इसका आंसर होगा कि बेरिलियम का आयनाइजेशन मोर है। तो अब रीज़न चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर 4 तो 1s2 2s2। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। अब चेक करो, बेरिलियम से जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है, फ्रॉम द लास्ट शेल। तो लास्ट शेल है सेकंड, तो यहाँ से रिमूव होगा। अब चेक करो S क्या है, S एक तो है फुली फिल्ड,
अब फुली फिल्ड क्या होता है, सभी को पता है स्टेबल। अगर फुली फिल्ड स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो एनर्जी क्या यूज़ होगा, हाई। तो इसका एनर्जी हाई है ड्यू टू फुली फिल्ड। अब चेक करो बोरॉन, बोरॉन क्या है 1s2 2s2 2p1। तो अब 2p ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे फुली फिल्ड हाफ फिल्ड मतलब स्टेबिलिटी कम है, अगर स्टेबल कम है तो ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया कि फुली फिल्ड के कारण इसका आयनाइजेशन क्या हो गया, हाई, आयनाइजेशन हो गया हाई। अब सेकंड रीज़न और है, ये तो फर्स्ट, अब सेकंड रीज़न क्या है, अब चेक करो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, एस से, यहाँ पी से। एक फैक्टर हमने स्टडी किया पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिसका मीनिंग क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को बचा के रखना। अपने इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा सेफ रख पाएगा, एस, क्योंकि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट मोर है एज़ कम्पेयर टू पी। तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट मोर होने के कारण भी ज़्यादा आयनाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा इससे बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। पी का पेनिट्रेशन इफेक्ट पुअर है, अगर पुअर है तो कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे। तो सेकंड रीज़न हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो चलो ये एक्सेप्शन तो क्लियर होगी कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी मोर है एज़ कंपेयर टू बोरॉन। दो रीज़न थे, उन रीज़न को हमने चेक कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, या हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से किसका आयनाइजेशन मोर होगा। तो आंसर है नाइट्रोजन। क्यों? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 तो 2p3 क्या है, अब हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल। अगर स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है तो आयनाइजेशन क्या होगा, हाई। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है। हाफ फील्ड के लिए 3 चाहिए थे, फुली फील्ड के लिए 6। अब ना हाफ फील्ड ना फुली फील्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका आयनाइजेशन क्या होगा, कम। तो लास्ट नियॉन तो चलो वैसे भी क्लियर है। और जब सिंपली चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि वाई नोबल गैसेज हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी नोबल गैस, हीलियम चेक कर लो, नियॉन चेक कर लो, आर्गन, किसी भी नोबल गैस को। चलो इन दो को चेक करते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, इसका 1s2 2s2 2p6। अब चेक करो जितनी भी नोबल गैस को आप चेक करोगे सारी की सारी क्या है, फुली फिल्ड है। अगर फुली फिल्ड होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। अगर डिफ़िकल्ट है तो आयनाइजेशन मोर ही होगा। तो चलो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अलोंग अ पीरियड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे इस आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रोमियम एंड मैग्नीज का। हमें क्या करना है, क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को लिखने के लिए लिख देंगे IE1। इसका मीनिंग हो गया 1 का फर्स्ट, IE आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो या इंथैल्पी बोल लो। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास 24। चलो पहले क्रोमियम को चेक करते हैं। 24 आपको पता होना चाहिए, आपने सेकंड चैप्टर में स्टडी किया होगा
कि क्रोमियम एंड कॉपर क्या है, एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी मोर होने के कारण क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, एक्सेप्शनल थी। वो आपने सेकंड चैप्टर में स्टडी कर लिया होगा। तो चलो एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ क्रोमियम का। 24 है एटॉमिक नंबर, तो 24 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है अकॉर्डिंग टू अफूबाउ रूल, जो आपने सेकंड चैप्टर में लर्न किया होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। हाँ, यहाँ पे 4s2 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि बाद में क्या आएगा, 3d। अगर 4s2 लिख दिया तो 3d में क्या लिखना पड़ेगा, 4। क्यों? क्योंकि 2p6 तक काउंट कर लो, फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, और 4s2 तक नेक्स्ट 10। 10 + 10 20 हो गए। टोटल कितने फिल करने हैं, 24। तो इसमें 4 आएंगे। अब चेक कर लो, 3d4 ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड के लिए 5 चाहिए, फुली फिल्ड के लिए 10। तो जब S से एक का रिमूव करके यहाँ ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3d5 हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली आपने इसको सेकंड चैप्टर में लर्न कर लिया होगा, और रीज़न भी वहाँ पे चेक कर लिया होगा कि मोर एक्सचेंज एंथैल्पी एंड मोर सिमेट्री। तो चलो अब हम डायरेक्टली इस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेंगे हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी के आंसर के लिए। तो एक बार आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दिया। अब मूव करते हैं, सिर्फ इस वैलेंस शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको यूज़ करेंगे। अब इसको कर रहा हूँ मैं इरेज। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीज। तो मैग्नीज तो कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर एक्सेप्शन नहीं, उसमें 4s में 2 होंगे। अभी यहाँ हमने चेक कर लिया यहाँ पे कि 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। अगर 20 फिल हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो ये भी क्या होगा, 3d में 5 ही होगा। तो क्रोमियम एंड कॉपर। तो अब मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंसेप्ट पे। तो फर्स्टली कंपेयर करेंगे दोनों की, क्रोमियम एंड मैग्नीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है कि वैलेंस शेल से, लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब चेक कर लो, लास्ट शेल 3rd होगा या 4th। तो जो स्टूडेंट ऐसे लर्न करेंगे कि जो लास्ट में लिखा है उसको लास्ट सपोज करेंगे, तो उनका गलत होगा ये आंसर। तो आपने इस नंबर को चेक करना है 3 और 4 को। 3rd शेल और 4th शेल में लास्ट, सबसे लास्ट में कौन होगा, 4th। तो लास्ट शेल है 4th क्रोमियम का, तो इसका भी चेक कर लो, इसका भी लास्ट क्या है, 4th। ये तो 3rd है। तो अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ लगेगी, यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आयनाइजेशन का कंपेयर करने से पहले एक कंसेप्ट और लर्न कर लो। आपने ये तो लर्न कर लिया कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड दोनों स्टेबल हैं, बट जब हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का कंपैरिजन आ जाए कि हाफ फिल्ड फुली फिल्ड तो चलो दोनों स्टेबल हैं, बट इन दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल है। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में मोर स्टेबल है फुली फिल्ड। फुली फिल्ड इज़ मोर स्टेबल। इसका रीज़न भी बता रहा हूँ आपको। उन स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाएगा जिन्होंने इसके रीज़न, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड के रीज़न को वहाँ पे स्टडी किया था। एक सिमेट्री, दूसरा एक्सचेंज एंथैल्पी। जिसने इन दो रीज़न को अच्छे से वहाँ लर्न किया था, उनको अच्छे से यहाँ समझ आ जाएगा कि फुली फिल्ड मोर स्टेबल क्यों है। ड्यू टू मोर एक्सचेंज एंथैल्पी, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एंथैल्पी, एक्सचेंज एंथैल्पी।
जो फुली फिल्ड होता है उसका एक्सचेंज इंथैल्पी मोर होता है। अगर एक्सचेंज इंथैल्पी मोर है हाफ फिल्ड से तो उसकी स्टेबिलिटी भी मोर होगी एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। तो इसको अच्छे से लर्न करो। अगर एक्सचेंज इंथैल्पी का कंसेप्ट आपने नहीं लर्न किया तो सिर्फ इतना लर्न कर लो कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड दोनों में से फुली फिल्ड मोर स्टेबल होता है। तो अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। अब चेक करो, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जब लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? 4s से। 4s से रिमूव होने के बाद क्रोमियम पे कौन सा चार्ज आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया क्रोमियम पे आएगा +1 और 4s का जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा रिमूव, पेंडिंग बचेगा 3d5। अब यहाँ पे चेक करो, जब फर्स्ट आयनाइजेशन यूज़ करोगे तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एक पेंडिंग हमारे पास बच जाएगा। और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इसके ऊपर आएगा +1 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s1 3d5 का 5। अब चेक करो, जब आयनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है? फुली फिल्ड। अगर फुली फिल्ड से रिमूव कर रहे हैं, फुली फिल्ड क्या होता है? अब मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल है तो फर्स्ट आयनाइजेशन किसका हाई होगा? मैग्नीज का। क्यों हाई है? क्योंकि 4s क्या है? फुली फिल्ड है। बट इसका चेक करो, इसका 4s फुली फिल्ड नहीं था। अब चेक करो फर्स्ट आयनाइजेशन क्या होगा? अगर ये फुली फिल्ड नहीं है तो कम स्टेबल है। अगर कम स्टेबल है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, तो आयनाइजेशन क्या होगा? लेस। अब क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन लेस, एक तो कारण हो गया कि 4s फुली फिल्ड नहीं था। अब दूसरा रीज़न चेक करो, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद हमारे पास मिला हाफ फिल्ड। जब रिमूव होने के बाद क्या मिल गई? स्टेबिलिटी मिल गई। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होगा। ईजिली रिमूव किसे बोलेंगे? जब आयनाइजेशन लेस होगा। तो इसके दो कारण हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमें हाफ फील्ड मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई तो एनर्जी लेस होगी। दूसरा ये भी बोल सकते हो कि 4s हाफ फील्ड था। अगर हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एनर्जी कम ही यूज़ होगी एज़ कंपेयर टू फुली फील्ड। तो दो रीज़न हो गए हमारे पास। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपेयर करेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट तो कंपेयर कर ली, फर्स्ट तो मैग्नीज की हाई है। अब सेकंड चेक करते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की हाई होगी या मैग्नीज की। अब चेक करो, जब सेकंड आयनाइजेशन यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? 3d से, हाफ फील्ड से। अगर हाफ फील्ड से रिमूव होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? हाई, क्योंकि हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल। अब इसका चेक करो, जब इसका सेकंड आयनाइजेशन यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? लास्ट शेल से। 3 तो अंदर होगा, 4th बाहर साइड। तो जब यहाँ से रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें रिमूव होने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है रिमूव होने के बाद। अगर रिमूव होने के बाद मिल रहा है स्टेबिलिटी या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तो आयनाइजेशन क्या होगा? थोड़ा लेस होगा। तो इसको बोल दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी लगाने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल गया? हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी मिल गई। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो एनर्जी क्या यूज़ होगा? कम यूज़ होगा। तो बोल दिया आयनाइजेशन एनर्जी लेस। इसका हाई क्यों बोला? चेक करो, जो स्टेबल है, अगर स्टेबल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आयनाइजेशन मोर होगा। और दूसरा चेक करो, यहाँ पे जब 3d से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो बचेगा 3d4। अब 3d4 ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो एनर्जी लगा के उसको क्या कर रहे हैं? अनस्टेबल कर रहे हैं। तो अनस्टेबल जब कर रहे हैं तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा?
हाई ही लगाना पड़ेगा इसकी स्टेबिलिटी को लूज़ करवाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे कंपेयर कर लिया हमने फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप अपने नोट्स में एक बात ऐड कर लो कि जब हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का कंसेप्ट आपको यूज़ करना है तो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया, एक क्रोमियम था एक मैग्नीज था, डिफरेंट एलिमेंट थे। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो जब हम हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर एलिमेंट सेम हुआ, एक ही एलिमेंट हुआ, तो एक एलिमेंट पे हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एप्लीकेबल नहीं है। उस पर कौन सा रूल या कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, अब उसको स्टडी करेंगे। तो पहले इसको अपने नोट्स में ऐड करो कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कब यूज़ करना, जब एलिमेंट डिफरेंट अलग अलग है। अगर सेम एलिमेंट हुआ तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीज़न भी आपको उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो सेम एलिमेंट के लिए कौन सा कंसेप्ट है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। फॉर अ सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट के लिए क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगा हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड आयनाइजेशन ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अपने नोट्स में ऐड करो कि फॉर सेम एलिमेंट पे इस कंसेप्ट को लगाएंगे। वहाँ पे कोई हाफ फील्ड कोई फुली फील्ड हमें चेक नहीं करना, बस इस कंसेप्ट को डायरेक्टली अप्लाई करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो चेक करो। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो चलो लास्ट में लिख देते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 2, लास्ट में 6। अब क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट आयनाइजेशन यूज़ करेंगे। जब फर्स्ट आयनाइजेशन यूज़ कर लिया, अब हमको पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया होगा। कहाँ से रिमूव हुआ होगा, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वैलेंस शेल से रिमूव हुआ होगा। अगर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया आयनाइजेशन को यूज़ करके, तो यहाँ पे पेंडिंग कितने बचे होंगे, 5, यहाँ पे 2। अब चेक करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे चेक करो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 5, यहाँ पे टोटल है 7, यहाँ पे कितने थे, 8। ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को, जो पेंडिंग इलेक्ट्रॉन बचे उनको अट्रैक्ट मोर करेगा। जब अट्रैक्शन मोर होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है ड्यू टू मोर अट्रैक्शन। मोर अट्रैक्शन के कारण ही जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को यूज़ करोगे वो क्या होगा, मोर होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो आई होप आपको यह रीज़न क्लियर हो गया होगा कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से क्यों हाई है फॉर सेम एलिमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। कम इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस तो वही है, पहले भी वही न्यूक्लियस था अब भी, बट इलेक्ट्रॉन कम है तो अट्रैक्शन मोर होने के कारण तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। अब चलो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के लिए चेक करो, जब सेकंड आयनाइजेशन यूज़ करेंगे एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे 4, यहाँ 2 के 2। अब चेक कर लो, इसमें 4 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। अब इलेक्ट्रॉन एक और कम हो गया। अगर और कम हो गया तो न्यूक्लियस और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर और डिफ़िकल्ट हो गया तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तो सेकंड से भी हाई होगा फॉर सेम एलिमेंट। तो अब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया फॉर सेम एलिमेंट का कि इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते जाएंगे और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। चलो इसका एक एग्जांपल चेक करते हैं। यहाँ पे आप हाफ फील्ड में कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद कर लो सेम एलिमेंट के लिए कोई हाफ फील्ड कोई फुली फील्ड चेक नहीं करना, बस इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। क्यों करना है वो हमने स्टडी कर लिया। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक करें 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर होता है 7 तो 2p4 ना 4 नहीं 2p3, हाँ 2p3 होगा। अब चेक करो 2p3 क्या है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड और फुली फील्ड कब चेक करोगे, जब इसका कंपैरिजन किसी और के साथ होगा, और एलिमेंट ऑक्सीजन से हो फ्लोरीन से हो किसी और के साथ होगा तो हाफ फील्ड को चेक करेंगे, अब नहीं चेक करेंगे। अब सेम नाइट्रोजन की बात करेंगे। जब फर्स्ट आयनाइजेशन यूज़ कर दिया तो पॉजिटिव आएगा और 2p में क्या होगा 2, 2p 2 को छोड़ो, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 7, इसमें कितने होंगे, एक कम हो गया तो टोटल हो जाएंगे 6, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ गया अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो सेकंड आयनाइजेशन क्या होगा, और इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको ये हाफ फील्ड और ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड, इसको नहीं चेक करना। चेक करो एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर एलिमेंट सेम है तो सिंपली क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मोर है किससे, एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो चलो सिंपली हमने ये कंसेप्ट भी लर्न कर लिया। अब मूव करते हैं अलोंग अ ग्रुप। पहले अलोंग अ ग्रुप एक जनरल ट्रेंड चेक करते हैं। अलोंग अ ग्रुप, तो ग्रुप में कैसे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम। तो चलो इसके लिए एक एग्जांपल चेक करते हैं। चलो ग्रुप 13 पी ब्लॉक के ग्रुप 13 की एग्जांपल चेक करते हैं। ग्रुप 13 में होता है बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम। तो इसको याद करने के लिए आपको बताया था कि ट्रिक की हेल्प से याद कर लो। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस ट्रिक की हेल्प से इसको लर्न कर लो तो पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से ये याद कर लोगे। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, अब इनके रियल नेम बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो पहले अलोंग अ ग्रुप जनरल ट्रेंड की बात करेंगे, बाद में एक्सेप्शंस को चेक करेंगे। तो जनरल ट्रेंड क्या है, जब भी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इन अ ग्रुप तो साइज़ क्या होगा, साइज़ होगा इंक्रीज़। क्यों इंक्रीज़ होगा, बताया था कि शेल इंक्रीज़ होता है। सपोज करो, सपोज को छोड़ो, चलो चेक ही कर लेते हैं। इसके पास कितने शेल हैं, इसके पास होंगे 2, 1s2 2s2 2p1। चेक कर लो, 5 एटॉमिक नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। यहाँ पे लिख देते हैं साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। कब, जब भी किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करेंगे क्योंकि शेल इंक्रीज़ होगा। इसके पास 2 है। नेक्स्ट हमने लर्न किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वीडियो में कि जब किसी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, चेंज क्या होता है उसमें, सिर्फ शेल। यहाँ पे 2 है तो यहाँ लास्ट में होगा 3s2 3p1। आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता है एल्युमिनियम का, चेक कर सकते हो उसको। तो अब जिसका एटॉमिक नंबर नहीं पता उसका आप मैजिक नंबर की हेल्प से, जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, मैजिक नंबर की हेल्प से फाइंड कर सकते हो।
तो चलो हम तो इस कंसेप्ट को ही अब अप्लाई कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, बट वैलेंस शेल एक एक इंक्रीज होता है, ऊपर 2 नीचे 3 फिर 4 के बाद हो जाएंगे 5 के बाद हो जाएंगे 6। तो चलो अब चेक करो जनरल ट्रेंड साइज का। साइज इंक्रीज होगा क्यों? क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है। अगर शेल इंक्रीज होंगे, जैसे 2 शेल, 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद आ जाएंगे हमारे 3 शेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर शेल इंक्रीज होएंगे, क्लियरली विजिबल है, तो साइज तो इंक्रीज होगा। जो जनरल ट्रेंड था साइज में। तो अब बात करते हैं आयनाइजेशन की, कि आयनाइजेशन एनर्जी पे साइज का क्या फैक्टर था। जब साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? न्यूक्लियस से दूर। अगर दूर चला गया तो अट्रैक्शन कम, अगर अट्रैक्शन कम तो इसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्मॉल एनर्जी। तो अगर एनर्जी स्मॉल हो गया तो सिंपली बोल देंगे डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज करनी चाहिए। तो ये तो हो गया जनरल ट्रेंड। अब जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेक करो, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन किसका होगा? सबसे ज़्यादा बोरॉन का। क्यों? साइज स्मॉल। अगर साइज स्मॉल होगा, ऐसा सपोज कर लेते हैं, अगर साइज स्मॉल तो अट्रैक्शन मोर के कारण इसे रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। अब इससे कम एल्युमिनियम से कम गैलियम से कम होगा इंडियम से कम थैलियम। तो ये तो हमारा जनरल ट्रेंड बोल रहा है। अब ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर तो है रॉन्ग, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी। अब वो एक्सेप्शंस क्यों हैं? क्योंकि इसको एक फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा, 5 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग 4 फैक्टर को चेक करते हैं, वो कैसे अफेक्ट करेंगे इसको। तो अगर हमको इसका एग्जैक्ट ऑर्डर, इस ग्रुप 13 का एग्जैक्ट ऑर्डर लर्न करना है, तो इसके लिए हमें एक W फॉर्म करना आना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी। कौन सा एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे फॉर्म करेंगे एक W। उस W को कैसे फॉर्म करना उसको लर्न कर लेना आपको। आप चेक करो, इसको सबसे ऊपर, फिर इसको थोड़ा ऊपर, इससे ऊपर, फिर ये तो सभी बना लेंगे W में। इसको क्या करना है? थोड़ा डाउनवर्ड, इसको इससे नीचे रखना है। अब क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट को प्लेस करेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। बोरॉन के बाद आएगा एल्युमिनियम के बाद आएगा गैलियम। अब गैलियम के बाद आएगा इंडियम के बाद आएगा थैलियम। अगर आपने ये W को फॉर्म करना सीख लिया तो आपको ईजिली ऑर्डर का पता चल जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। चेक कर लो, सबसे ज़्यादा किसकी है? बोरॉन से कम कौन है? अब थैलियम क्या था उस ऑर्डर में? रॉन्ग ऑर्डर में, तो लास्ट में था। अगर लास्ट में है तभी तो रॉन्ग है। अब इसका रीज़न भी हम चेक करेंगे कि लास्ट से सेकंड नंबर पे कैसे आ गया जे। अब चेक करते हैं इस गैलियम को। फिर गैलियम के बाद किसका नंबर आएगा? एल्युमिनियम। इंडियम तो सबसे लास्ट है, एल्युमिनियम। अब लास्ट में इंडियम। तो चलो अब चेक करते हैं इस ऑर्डर को।
तो अब इस ऑर्डर में चेक करें हम कि इस थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों हो गया। इसका तो सबसे कम होना चाहिए था। तो इसका लिए इसका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर है इसका 81। अब कॉन्फ़िगरेशन तो हमने फर्स्ट 30 एलिमेंट लर्न किए होंगे। अगर फर्स्ट 30 लर्न किए हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 यहाँ तक ही लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट कैसे लिखें? नेक्स्ट फिर से अफूबाऊ रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने सेकंड में लर्न किया था। अब अफूबाऊ रूल सिखाऊंगा नहीं आपको, सीधा अप्लाई करेंगे क्योंकि अब आपको आता है इस चैप्टर में। तो 1s 2s बस रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे भी। अब अफूबाऊ रूल क्या था? फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अब d कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड शेल से। 3d 4d 5d 6d 7d। अब चलो यहाँ पे एक कंसेप्ट रिवाइज कर लो कि p स्टार्ट होगा सेकंड शेल से, d स्टार्ट होगा थर्ड से, f थर्ड से नहीं फोर्थ से स्टार्ट होगा। इन कंसेप्ट को रिवाइज कर लो आप। अब कैसे फिल करते थे आपने लर्न किया होगा, ऐसे फिल करेंगे। सबसे पहले 1s 2 ये फिल हो गया, तब बारी आएगी 2s की। इसके फुल होने के बाद फिर 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p फिर 4s फिर 3d 3d तक तो पहुंच गए। 3d के बाद चेक करो होगा 4p, तो 4p 6 4p 6 के बाद फिल करेंगे 5s2। चेक करते जाओ वहाँ पे 5s2 और काउंट करते जाना इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो गए। हमको टोटल 81 फिल करने हैं। 5s2 के बाद बारी आएगा हमारे 4d का। 4d 10 5p 6, तो यहाँ पे लिख दिया 4d 10 5p 6 5p 6 के बाद 6s2 6s2। अब इसके बाद बारी आएगा 4f का। f में टोटल कितने फिल होते हैं? 6s के बाद 4f, f में फिल होते हैं 14। f के बाद 5d, d में सभी को पता है 10 और 6p। p में टोटल फिल होते हैं 6, बट 6 नहीं फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे ओनली 1। क्यों? क्योंकि हमको 81 फिल करने हैं। चेक कर लो। सबसे पहले 10, फिर हमारे नेक्स्ट 10, फिर ये हो गए। चल इसको कंबाइनली लिख देते हैं 20। तो 30 यहाँ तक फिल हो गए। फिर इसको चेक करो, ये हो गए 8, तो 38 यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 10 + 20 30, और ये हो गए 38। 38 के बाद 10, तो पहुँच गए हम 48 पे। 48 के बाद इसको चेक करो, ये हो गया 8, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे। अब इसके लिए इसका कंबाइनली लिख देते हैं 24, तो 24 ऐड कर देंगे। 24 और 8 हो जाएंगे हमारे 32। तो जब इसमें 32 ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा 80। तो टोटल फिल करने हैं 81, तो हमने इजीली गेस कर लिया 6p में क्या आएगा 1। तो ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन को इजीली चेक कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट 30 का लर्न किया है वैसे ही बस इसका है। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन तो आप इस अफूबाऊ रूल की हेल्प से लिख ही लोगे, उसमें तो कुछ समझाने को नहीं था। चलो एक बार रिवीजन हो गया। अब हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होना चाहिए था, बट ये सेकंड नंबर पे आ गया। सेकंड पे क्यों आ रहा है उसको चेक करते हैं।
तो अब इसमें चेक करो लास्ट शेल कौन सा है, लास्ट चेक कर लो आप, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। लास्ट आप चेक करो, लास्ट शेल होगा 6th। यहाँ से चेक करना कि ये 2nd है, ये 3rd है, ऐसे चेक कर लो, लास्ट होगा 6th। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद डायरेक्टली इसे सपोज कर लेना कि ये कौन सा शेल है, 6th शेल है जो कि वैलेंस शेल है। ये रहा हमारा 6s भी है, 6p भी है, तो ये लास्ट शेल है। अब इनर साइड चेक करो, इनर साइड कौन होगा, 5th होगा यहाँ पे, 5th के बाद 4th होगा, फिर 3rd 2nd सभी होंगे। बस कंप्लीट नहीं ड्रॉ कर रहा, यहाँ पे कंसेप्ट को लर्न करते हैं। अब चेक करो इनर साइड में कौन है। इनर साइड में एक तो 5D है, दूसरा और मेजर और क्या है 4F। अब हमने स्टडी किया था 4F एंड 5D। 4 और 5 को छोड़ो, मेनली F और D। F और D का क्या है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिंपली बोल देंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट था इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे। जब इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो उस रिपल्शन को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब F और D का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। तो 5D और 4F में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट है पुअर। पुअर होने के कारण इनको रिपेल नहीं कर पाएंगे। अगर रिपेल नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज़ क्या होगा, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज़ हो गया डिक्रीज़। जब साइज़ डिक्रीज़ हो गया, अब साइज़ और आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड साइज़ इन्वर्सली रिलेशन है कि जब साइज़ डिक्रीज़ होगा आयनाइजेशन क्या इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने के कारण ही लास्ट से अब 2nd नंबर पे आ गया। तो सिंपल सा इसका रीज़न है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F एंड 5D। बुक मोस्ट ऑफ द बुक तो रीज़न में यही लिखती है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F। आप ये भी लिख सकते हो, अगर बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो बुक के अकॉर्डिंग अकेला ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F। वैसे बुक मोस्टली 4F क्यों लिखती है, क्योंकि मेजर फैक्टर इसका है, क्योंकि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पुअर है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट है इसके साइज़ को कम करने के लिए। तो इसके मोर ज़्यादा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण ही कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आया है। अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आया है तभी तो लास्ट में से सीधा 2nd नंबर पे पहुंच के आ जाए, तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। अब चेक करो कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर होता है तो उसको S ब्लॉक का एलिमेंट बना देते हैं हम। जब लास्ट P में एंटर होगा तो P ब्लॉक का। ऐसे ही जब लास्ट F में एंटर होगा तो उसको किसका एलिमेंट बना देंगे, F ब्लॉक का। तो एक कंसेप्ट थोड़ा सा और लर्न करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर रहा हूँ, आपने आंसर चेक कर लिया इसका। चलो कॉन्फ़िगरेशन को इरेज करने से पहले एक बार और चेक कर लो कि इस 4F से पहले चेक करो कहीं पे कोई F आया, जैसे चेक कर लो इस 4D से पहले तो 3D तो आ गया, बट 4F से पहले कहीं F आया, वो तो बेसिकली पता ही है भी F 4 से स्टार्ट होता है, 3 से नहीं आया होगा। अगर फिर भी नहीं पता तो एक बार चेक कर लो कहीं पे F नहीं, तो फर्स्टली F 4 से ही स्टार्ट होता है, बाद में 5F आएगा जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कम था। तो चलो अब इसे करता हूँ मैं इरेज। अब
छोटा सा एक कंसेप्ट और सीखते हैं। तो हमारा पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक, यहाँ पे पी, और इस मेन बॉडी में जो फिट नहीं आए उसको लास्ट में लिख दिया, ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की जो फर्स्ट लाइन है, आपको बताया था मैंने, एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ को बोलते हैं लेंथेनॉइड। अब इस लेंथेनॉइड में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में फिल होता है, और इस सेकंड सीरीज़ को बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो फिल होता है 5f में। अब चेक कर लो, हमारे इस थैलियम में 4f आया है, तो 4f के कारण क्या हुआ, 4f का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था। इसका मीनिंग आपको समझा दिया कि वो अब रिपेल नहीं कर रहा। जब रिपेल नहीं करेगा, न्यूक्लियस क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट के कारण साइज होगा स्मॉल, जिसे कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे सकते हैं। अगर साइज डिक्रीज हुआ, आयनाइजेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अब इस 4f के कारण ही 4f कहाँ फिल होता है, लेंथेनॉइड में, तो इसको नाम दे देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसका सिंपल रीज़न बुक ये भी लिखती है कि वाई थैलियम हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी, तो सिंपल सा रीज़न वहाँ पे लिख देते हैं, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब चेक करो, और इस रॉन्ग ऑर्डर जो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, ये क्या बता रहा था कि एल्युमिनियम का आयनाइजेशन क्या होगा, मोर होगा एज कंपेयर टू गैलियम। अब इसमें चेक करो, एल्युमिनियम तो 4th नंबर पे है, गैलियम आगे निकल गया एल्युमिनियम से। तो एक क्वेश्चन और होगा कि वाई गैलियम हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्युमिनियम। तो अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें गैलियम का एटॉमिक नंबर लर्न करना होगा। तो इसका जिंक तक तो लर्न कर लिया, जिंक का 30 है, इसका है 31। अगर 31 है तो ईजिली कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हम कि 1s2 2s2 2p6, क्योंकि जिंक तक तो आती है, 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 3d10, यहाँ तक 30 हो गए। अब क्या होगा, p ब्लॉक का है तो 4s के बाद आएगा 4p। 13 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप ही है तो 4p में क्या होगा 1। वैसे भी 31 है, 30 के बाद 1 कर दो 31 करने के लिए। अब चेक करो लास्ट शेल कौन सा है, लास्ट है 4th। और चेक कर लो कि कहीं 5 तो नहीं आया, चेक कर लो पूरी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी 5 नहीं है, तो बस इसे लास्ट शेल बोल देते हैं कि लास्ट शेल कौन सा है 4th। 4th के इनसाइड कौन होगा 3rd। अब 3rd में चेक कर लो क्या है D। अब D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। तो चलो इसमें F तो नहीं है, इसमें है D। D का स्क्रीनिंग इफेक्ट है पुअर, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, अब जो 3D के इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन को, जो 4p में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको रिपेल कम करेंगे। अगर कम करेंगे न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्शन के कारण होगा साइज स्मॉल। अगर साइज डिक्रीज हुआ, आयनाइजेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो गैलियम का आयनाइजेशन इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू एल्युमिनियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर ये है। इसकी लैंग्वेज फिर से चेंज कर सकते हैं, लाइक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि D ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, D ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर D ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं तो D के कारण ही जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसे बोल देंगे ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन।
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण गैलियम का साइज हो जाएगा स्मॉल, साइज स्मॉल होने के कारण आयनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा एल्युमिनियम से। तो चलो सिंपली यहाँ पे दो एक्सेप्शन थी, एक गैलियम की एक थैलियम की, उनको हमने लर्न कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बस आयनाइजेशन के अब लास्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसके लर्न कर लिए आयनाइजेशन एनर्जी के। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है कि जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव ईजीली। जब आयनाइजेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं रिमूव होगा, ज़्यादा एनर्जी लगा के रिमूव होगा। अब इसका रिवर्स लिखते हैं नीचे, जब आयनाइजेशन डिक्रीज होगा, जब आयनाइजेशन कम है, इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ईजिली आप रिमूव कर सकते हो। तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉन विल रिमूव ईजिली। अब याद करो कि इलेक्ट्रॉन को कौन ईजिली रिमूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव करते हैं मेटल, क्योंकि सभी ने सुना है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Fe+2 कि मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं बड़ी आसानी से। क्यों लूज़ करती होगी? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन कम होगी। इनको भी चलो चेक कर लेंगे क्यों कम है। तो चल अब यहाँ से कुछ और फैक्टर स्टडी करते हैं। आयनाइजेशन डिक्रीज, इससे यह तो क्लियर कि इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होगा। अब ईजिली किससे रिमूव होता है? मेटल। अब मेटल के पास क्या होता है? उसके पास होता है मेटेलिक करैक्टर। तो मेटल का करैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। यहाँ पे लिख देते हैं MC का मतलब मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव करना या लूज करना। अब यहाँ पे बोल देते हैं आयनाइजेशन डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो रहा है। अगर ईजिली रिमूव हो रहा है तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज। अगर मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो गया, अब लास्ट फैक्टर स्टडी करेंगे यहाँ से। अब आपने 10th में लर्न किया होगा एक सिंपल सा कंसेप्ट। वो सिंपल सा कंसेप्ट क्या था कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? जनरली बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक। बस उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर? आयनाइजेशन डिक्रीज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होगा। अगर ईजिली रिमूव होगा, किससे रिमूव होता है? मेटल। तो बोल देंगे मेटेलिक करैक्टर, मेटल का करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। अगर मेटल का करैक्टर इंक्रीज हो गया तो ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक। तो कह देंगे बेसिक करैक्टर, और सिंपली बेसिक नेचर लिख सकते हो। बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। अगर मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हुआ तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आयनाइजेशन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव ईजिली। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं हो रहा तो मेटल का करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो मेटेलिक करैक्टर तो डिक्रीज हो गया। अब इसका रिवर्स क्या होता है? मेटल का रिवर्स नॉन मेटल, उल्टा। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि मेटेलिक तो डिक्रीज हो गया तो नॉन मेटेलिक इंक्रीज कर जाएगा। अब सभी को पता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं, एसिडिक है, अगर नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्साइड क्या होगा? मोर एसिडिक। तो बोल देंगे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। एसिडिक नेचर, ऑक्साइड का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। चलो एक क्वेश्चन लर्न करते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने Na2O, LiO2 ना Li2O एंड K2O।
यहाँ सभी के सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और उनके ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड। अब चेक करते हैं किसका आयनाइजेशन मोर है या लेस है। तो सबसे ऊपर कौन होगा? लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटाशियम। हमें सभी को पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। डाउन द ग्रुप साइज होगा इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन क्या होगा? साइज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से। अगर दूर है तो ईजिली रिमूव हो सकता है, तो आयनाइजेशन डिक्रीज। अगर आयनाइजेशन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होगा, मेटेलिक करैक्टर मोर होगा। अगर मेटेलिक करैक्टर मोर तो ऑक्साइड क्या होगा? मोर बेसिक। तो इनमें से चेक कर लो मोर बेसिक किसका ऑक्साइड होगा? पोटाशियम ऑक्साइड। ये सबसे मोर बेसिक ऑक्साइड है, उससे कम ये इसका बारी। ये फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर है इस ऑक्साइड का। सेकंड ये है, लास्ट में ये है, क्योंकि साइज कम है तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। चलो सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया। अब और चेक करते हैं। अब और कंसेप्ट है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता है नाइट्रोजन एंड कार्बन क्या है? मेटल तो नहीं, नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है? एसिडिक। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे? कौन सा मोर एसिडिक है? तो चेक करते हैं कौन सा मोर एसिडिक होगा। तो फर्स्टली चेक कर लो नाइट्रोजन एंड कार्बन। नाइट्रोजन और कार्बन क्या है? सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, अगर किसी को पीरियोडिक टेबल अभी तक नहीं आता सेकंड पीरियड तक, तो पीरियोडिक टेबल से कंफर्म करो सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। तो पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 इसका 7, लेफ़्ट टू राइट जब मूव करेंगे साइज क्या होगा? डिक्रीज। लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। चलो ये तो आप एटॉमिक साइज की वीडियो में चेक कर लेना, साइज डिक्रीज होगा। अगर साइज डिक्रीज, साइज और आयनाइजेशन क्या इन्वर्सली रिलेशन है? आयनाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज। अगर आयनाइजेशन इंक्रीज, अब चेक कर लो किसका आयनाइजेशन मोर है? नाइट्रोजन का, क्योंकि इसका साइज क्या होगा? स्मॉल, तो आयनाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी मोर है। अगर नाइट्रोजन का आयनाइजेशन मोर, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं रिमूव होएगा तो उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या है? मोर। अगर नॉन मेटेलिक करैक्टर मोर, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी क्या होगा? मोर होगा। तो मोर एसिडिक कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपली यहाँ पे हमारा एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब इस आयनाइजेशन कंसेप्ट के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और अच्छे से अपना प्रेपरेशन करो फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।